आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 साम्य अवस्था, जिसको हम इक्विलिब्रियम भी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर जो है उनमें पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, एक द्रव को सीलबंद पात्र में निश्चित ताप पर इसके वाष्प के साथ साम्य में रखा जाता है। पात्र का आयतन अचानक बढ़ा दिया जाता है। तो ये तीन विकल्प मतलब तीन प्रश्न हमसे पूछे गए हैं कि क्या क्या परिवर्तन करने में किस प्रकार से साम्य हमारा स्थापित होगा। तो देखिए, सीलबंद पात्र है, यानी उसके अंदर जो भी पदार्थ भरा है, जो भी द्रव भरा है, वो बाहर नहीं निकल सकता। और वाष्प और द्रव की अवस्था में आपस में साम्य में रखा जाता है। अब कह रहा है कि पात्र का आयतन अचानक बढ़ा दिया जाता है। तो जब हम पात्र का आयतन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहले पूछ रहा है कि वाष्प दाब परिवर्तन का प्रारंभिक परिणाम क्या होगा। तो आयतन जब हम बढ़ा करके उस बर्तन का आयतन बढ़ा दे रहे हैं अचानक, तो कह रहा है अगर वाष्प दाब में जो परिवर्तन होगा तो प्रारंभिक से तुलना की जाए तो अब क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा फार्मूला है PV = nRT। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, निश्चित ताप कह रहा है, तो जैसी बात R हमारा गैस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही है, नंबर ऑफ मोल है गैस के, वो भी कांस्टेंट रहेंगे। तो जाहिर बात है कि PV = कांस्टेंट हो जाएगा, यानी P समानुपाती हो जाएगा 1/V के, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। यानी दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा और आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। तो देखिए, कह रहा है कि पात्र का आयतन बढ़ाने से द्रव के धरातल का वाष्प दाब कम होगा। क्यों? आयतन बढ़ाने पर दाब घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। अब अगला देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रारंभ में वाष्पन एवं संघनन की दर कैसे बदलती है। तो जब हम अचानक आयतन बढ़ा देंगे तो वाष्पन एवं संघनन की दर कैसे बदलती है। अब देखिए, तो कह रहा है कि अगर अचानक पात्र का आयतन बढ़ाने से प्रारंभिक वाष्प दर भी स्थिर रहेगी। क्योंकि देखिए, अचानक आयतन बढ़ाया जा रहा है। जब अचानक आयतन बढ़ाया जाएगा तो अचानक थोड़ा वाष्पन की दर बढ़ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर हम आयतन अचानक बढ़ा रहे हैं तो प्रारंभ में दर स्थिर रहेगी, क्योंकि पात्र का आयतन बढ़ता है, संघनन दर घटती है, कंडेंसेशन की जो रेट है वो घट जाता है। अब इसको समझिए, किसी बर्तन का हमने आयतन बढ़ा दिया तो जो वाष्पन की दर है, वाष्पन की जो दर है वो तो हमारी तापमान पर निर्भर करेगी। किसी पानी को जितना गर्म करेंगे उस हिसाब से उसका वाष्प बनेगा। तो वाष्प बन रहा है, अब अचानक आयतन बढ़ा दिए तो प्रारंभ में तो वाष्प बनने की दर वही रहेगी ना, क्योंकि उसका मेन संबंध तो तापमान से है। लेकिन आयतन बढ़ जाएगा जब, तो प्रारंभ में वाष्पन की दर स्थिर रहेगी, यानी वेपराइजेशन जो होगा वो स्थिर रहेगा, क्योंकि आयतन अचानक बढ़ाया गया। अब देखिए, आयतन तो अब बढ़ गया ना। जब आयतन बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि संघनन का मतलब होता है पास वाष्प के अणु आ करके फिर से द्रव बना लें, उसी को कंडेंसेशन या संघनन। संघनन का मतलब सघन हो करके वाष्प के अणुओं का फिर से द्रव के अणुओं में बदल जाना। तो जाहिर सी बात है कि आयतन बढ़ गया तो पात्र का आकार बढ़ गया, उसके भीतर का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया।
तो जब बढ़ जाएगा तो अणु पास पास नहीं आ पाएंगे, जबकि हमें पास लाना है। अब आयतन बढ़ाने से दूर जाएंगे तो संघनन की दर घट जाएगी, क्योंकि संघनन का मतलब है सघन होना, लेकिन आयतन बढ़ा के हमने उसको विरल कर दिया, इसलिए संघनन की दर घट जाती है। अगला पूछ रहा है कि क्या होगा जबकि शाम पुनः अंतिम रूप से स्थापित हो जाएगा, तब अंतिम वाष्प दाब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अब क्या हुआ कि अचानक आयतन बढ़ाया गया, लेकिन फिर से इक्विलिब्रियम यानी साम्य की कंडीशन स्थापित हो गई, तब अंतिम दाब क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इक्विलिब्रियम यानी साम्य का मतलब है कि जितना वाष्प है उतना ही द्रव है, उतना ही नहीं, उतनी जितनी दर से वाष्प बन रही है द्रव से, उतनी ही दर से वाष्प द्रव में बदल रही है। ये तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों की दर समान हो गई तो जो पहले इक्विलिब्रियम था सेम वही कंडीशन हो गई। तो साम्य अवस्था पर वाष्पन दर संघनन दर के बराबर होती है। प्रारंभिक दाब में अंतिम वाष्प दाब समान होगा। तो जो प्रारंभिक वाष्प दाब था अंतिम वाष्प दाब के समान होगा, क्योंकि फिर से साम्य स्थापित हो गई। तो इसको ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्न साम्य के लिए केसी क्या होगा। तो ये इक्विलिब्रियम दिया गया है, ये इक्विलिब्रियम दिया गया है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस की रिएक्शन होती है, तो इक्विलिब्रियम पर मतलब रिवर्सिबल का साइन लगा है, 2SO3 गैस बनती। तो कह रहा है इस रिएक्शन के लिए केसी क्या होगा। सांद्रता दे दी है, कंसंट्रेशन SO2 की 0.6 मोलर, O2 की 0.82 मोलर और SO3 की 1.90 मोलर। तो जाहिर सी बात है कि जब हम केसी लिखते हैं तो केसी बराबर होता है गैस के जो है या तो सांद्रता होगी या दाब होगा। तो यहाँ पर सांद्रता दी गई है कंसंट्रेशन, तो हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में गैस वाले की कंसंट्रेशन, थोड़ा सुधार करिए। तो गैस के जो गैस जो बनी है उसकी सांद्रता उत्पाद की अपान जो रिएक्टेंट है यानी अभिकर्मक है उनमें जो गैस है उनके सांद्रता। तो देखिए प्रोडक्ट की कितनी है, SO3 की 1.0990 और 2 मोल है, तो जो पहले होगा स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं वो स्क्वायर में जाएगा अपान, इधर SO2 के साथ 2 है, SO2 का 0.6 है तो इसके साथ 2 आएगा, 0.82 है हमारा O2 का, वो रख दिया, आ गया सॉल्व करने पे 12.229। केसी का मान कितना हो गया 12.229, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक निश्चित ताप एवं कुल दाब 10⁵ पास्कल पर आयोडीन वाष्प में आयतानुसार 40% आयोडीन परमाणु होते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर की बात, कोई भी चीज की हम गणना करना है तो एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें बदलेंगी। STP सामान्य ताप और दाब पर लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि अगर ये बदलती रहेंगे तो हम गणना कर ही नहीं पाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर ताप निश्चित है और कुल दाब 10⁵ पास्कल है तो आयोडीन की वाष्प है और आयतन के अनुसार यदि वो 40% है तो आयोडीन परमाणु कितने होंगे। आयोडीन परमाणु, अणु नहीं, यानी ये वाले, ये अणु है, परमाणु से मिलके अणु बनता है। एटम प्लस एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल। परमाणु मतलब एटम, मॉलिक्यूल मतलब अणु, तो परमाणुओं से मिलके अणु बनता है। तो परमाणु पूछ रहा है, अणु नहीं, इस बात का ख्याल रखना। तो देखिए कह रहा है साम्य के लिए केपी की गणना कीजिए। तो परमाणु कितने होंगे ये पूछ रहा है और केपी की वैल्यू की गणना करना। केपी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर, इक्विलिब्रियम की जब बात करेंगे तो उसमें प्रेशर लेना है जो सांद्रता की जगह, ये कहने का मतलब।
तो देखिए हमने आंसर देते समय ये लिखा है I2 गैस से 2I गैस बन रही है, कुल दाब 10⁵ पास्कल दे दिया है, तथा क्योंकि कुल आयतन का 40% आयोडीन परमाणु होते हैं। 40% आयोडीन है, पूरा परसेंट का मतलब 100, तो 100 में 40% आयोडीन परमाणु है। परमाणु का मतलब आई, हमने बताया कि परमाणु का मतलब अकेला, अणु का मतलब परमाणुओं से मिलके जो बना हो। तो ये परमाणु 40% है, तो ये कितना होगा 60% होगा। मतलब 100 में 40 ये है, 60 ये है। ये क्वेश्चन हमसे बता रहा है। तो ध्यान दीजिए कि 40% अगर आयोडीन परमाणु है तो आयोडीन अणु कितने होंगे 60%। तो आई के लिए आंशिक दाब, तो आंशिक दाब मतलब पार्शियल प्रेशर, तो जिसका निकालना हो वो बटे टोटल गुणे जितना दाब हो। तो देखिए यहाँ पर आयोडीन कितना है, टोटल दाब गुणा करेंगे तो आंशिक दाब बराबर प्रतिशत में देख लें, तो हमारी आई 40% है, तो 40/100 गुणे 10⁵5। आयोडीन के परमाणु 40 हैं और कुल कितने हैं 100 हैं, गुणे जितना दाब है 10⁵5। I2 का आंशिक दाब कितना होगा, 60 अणु हैं I2 के और कुल 100 हैं, कुल 100 हैं, गुणे 10⁵5 पास्कल। ये हो गया दोनों के आंशिक दाब। अब आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर हमने क्यों निकाला, क्योंकि Kp के लिए जरूरी होता है। Kp = प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन, नहीं दाब है, आंशिक दाब है तो आंशिक दाब। तो यहाँ पर Pi का आंशिक दाब कितना है 40/100 गुणे 10⁵5 और 2 पहले स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है तो स्क्वायर हो जाएगा। अपान Pi2 कितना है, I2 कितना है ये 60/100 गुणे 10⁵5, तो ये आ गया। देखिए इसमें 1 है तो 1 ऊपर है। 16 गुणे 10⁸8 बटे 6 गुणे 10⁴ बराबर 2.67 गुणे 10⁴। ये हो गया हमारा। तो इस प्रकार से हमारा Kp निकल करके आ गया 2.67 × 10⁴। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक Kc का व्यंजक लिखिए। Kc के लिए इक्वेशन हमको लिखना है, तो एक एक करके हम इसको लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है एक साथ में। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे गैस के, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, तो यहाँ पर 2 NO है तो NO के ऊपर 2 पावर लगेगी। Cl2 एक ही है तो 1 पावर लगेगी। अब प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे तो NO के 2 पावर, Cl2 की 1 पावर अपान NOCl में 2 ऊपर है, पहले है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट तो 2 पावर में जाएगा, नीचे 2 पावर में चला गया। दूसरे के लिए देखिए ये है हमारा, दूसरे के लिए यहाँ पर तो देखिए 2CuNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड है, रिवर्सिबल का साइन 2CuO सॉलिड प्लस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। ये रिएक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए हमने आपसे बताया था कि केवल गैस के लिए जाते हैं, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ सारे। देखिए सारे लिखा है जैसे लिखा जाता है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में CuO है 2 है तो स्क्वायर कर दिया, NO2 गैस है 4 है तो पावर 4 कर दिया, O2 सिंगल है तो पावर 1 कर दिया। अपॉन रिएक्टेंट में CuNO3 का होल ट्वाइस है, पावर 2 है तो पावर 2 कर दिया। CuNO3 का होल ट्वाइस की पावर 2 कर दिया। तो इस प्रकार से जो है हमने सारा लिख दिया। अब देखिए सॉलिड जो होगा उसका कंसंट्रेशन खुद ही 1 होगा, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो इसलिए 1 लिखेंगे। तो जब क्वेश्चन करेंगे तब लिखेंगे, अभी की कोई बात नहीं। अभी तो जैसे कह रहा है वैसे हम लिखते चले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके लिए अगर लिखेंगे थर्ड वाले के लिए, तो ऑप्शन सी में अब देखते हैं
तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट एक्वस CH3COOH है और एक्वस C2H5OH। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट को पहले लिखा है CH3COOH एक्वस और C2H5OH एक्वस, और फिर यहाँ पर देखिए CH3COO C2H5 एक्वस लिखा है और H2O लिक्विड। तो देखिए Kc के लिए लिखा पूरा गया है, लेकिन जब हम Kc निकालेंगे तो जैसे H2O लिक्विड है, इन सब की जगह 1 अपने आप आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको इंग्लिश में भी थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दूसरे के लिए Kc लिखा है तो CuO सॉलिड है तब भी लिखा है, CuNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड है फिर भी लिखा है। इसी प्रकार इसमें भी पूरा लिखा है। तो Kc लिखते समय तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो तो हमको लिखना ही है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उसमें अपने हिसाब से बताएंगे कि सॉलिड वाले की 1 रखना है कि लिक्विड वाले की 1 रखना है, ये तो हम निर्धारित करेंगे। अगला है देखिए इसी प्रकार से, तो यहाँ पर प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर देखिए छूट गया है, O2 भी होना चाहिए, ये लिखने में छूट गया है। देखते हैं इंग्लिश में। ये देखिए उसमें गलती से हिंदी वाले में लिख गया, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट ये है, अपान रिएक्टेंट ये दोनों रहेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट दोनों ये है। ये हिंदी वाले में थोड़ा गलत लिख गया है, इसको सही कर लीजिए। तो चौथे वाले में ये O2 नहीं होगा, O2 नहीं होगा, इसको काट करके सही कर लेना है। ये O2 हमारा नहीं होगा, इसको काट दीजिए। अब देखिए अगला आ जाता है, तो इसको भी लिखेंगे प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। जो पहले गुणा है ये पावर में जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, और जो पहले है वो पावर में चला गया। 5 पावर में है, पहले है पावर में चला गया। प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है Kp के मान से निम्नलिखित में से प्रत्येक साम्य के लिए Kc का मान ज्ञात कीजिए। तो Kp से हमको Kc ज्ञात करना है, ये हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये पहला है हमारा, इसको ध्यान दें। तो 2NOCl गैस से 2NO गैस बन रही है और Cl2 गैस, यानी NO के 2 मोल है। अब देखिए 500 केल्विन ताप पर, यानी टेम्परेचर क्या है 500 केल्विन, और Kp दिया है 1.8 × 10⁻²। Kc हमको निकालना है। Kp की वैल्यू दे दिया। अब Kp इक्वल टू होता है Kc RT की पावर डेल्टा n, फार्मूला हमारा होता है। अब R क्या है हमारा गैस नियतांक है। तो जाहिर सी बात है कि गैस की बात हो रही है, तो जो डेल्टा n है ये गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें चेंज, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के घटा के जो चेंज आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। ध्यान दीजिए डेल्टा n केवल गैस के अणुओं की बात है, तो यहाँ गैस के मोलों की बात। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल ये है, 2 मोल ये है। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट घटाया जाएगा, तो प्रोडक्ट में 2 और 1 3 गैस के केवल लेना है। तो 2 गैस, 2 ये है और 1 ये, 3 गैस के इधर है, 2 इधर। तो 3 में 2 गया, कितना बचा 1। तो देखिए 2 + 1 में 2 घटाया। R दिया है 0.0821 ATM पर केल्विन इंटू मोल, ये होता है। केल्विन यहाँ टेम्परेचर है, तो केल्विन वाली ही वैल्यू हमको रखना। तो Kp = Kc RT की पावर डेल्टा n। तो Kp हमको दिया है 1.8 × 10⁻² Kc निकालना है, इंटू RT की पावर डेल्टा n हमारा 1 है। तो Kc = हो गया, ये ऊपर रहेगा 1.8 × 10⁻² और RT नीचे चला जाएगा। तो R की वैल्यू दी है 0.0821 इंटू T की वैल्यू क्या है 500 केल्विन, केल्विन में ही रखना है। ये सॉल्व करने पे आ गया 4.38 × 10⁻⁴। अब दूसरे के लिए देखिए, तो Kc का अभिष्ट मान कितना आ गया 4.38 ×
4। अब देखिए दूसरे वाले में CaCO3 सॉलिड रिवर्सिबल का साइन, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। Kp की वैल्यू हमको दिया है 1073 केल्विन पर 167। टेम्परेचर कितना है 1073 केल्विन। और डेल्टा एन कितना होगा, देखिए गैस का इधर एक ही है, बाकी ये सॉलिड है, तो इनको नहीं लेंगे। हमने आपसे बताया है Kp का मतलब प्रेशर, और प्रेशर गैस का होता है, दाब गैस का होता है, लिक्विड और सॉलिड में नहीं होता। लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतना कम होता है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए लिक्विड और सॉलिड के लिए डेल्टा एन में नहीं ऐड करेंगे। तो सॉलिड के अभिकर्म उत्पाद की तरफ एक है, उत्पाद में अभिकर्मक घटाएंगे यानी प्रोडक्ट में रिएक्टेंट, तो 1 का मतलब 1 आएगा डेल्टा एन। अब सीधा फार्मूला लगा देते हैं, तो फार्मूला हो गया Kp इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा एन, तो KC इक्वल टू KP अपान RT, क्योंकि डेल्टा एन 1 है, ऊपर लिखने का कोई मतलब नहीं। Kp की वैल्यू 167 है, अपान R की वैल्यू 0.0821 होती है, और 1073 टेम्परेचर है, केल्विन में लिखा जाता है, तो ये आ गया सॉल्व करने पे 1.90। अतः अभी मान Kc का कितना होगा 1.90। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कह रहा है साम में यानी इक्विलिब्रियम पर NO गैस प्लस O3 गैस है, इक्विलिब्रियम का साइन NO2 गैस प्लस O2 गैस के लिए 1000 केल्विन पर Kc 6.3 × 10⁻14 है। शाम में अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाएं प्राथमिक रूप से द्विअणुक है। अग्र का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रतीप का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। द्विअणुक है यानी डाई मालिक्यूलर है, 2 मालिक्यूल बन रहा है। प्रतीप अभिक्रिया के लिए Kc क्या होगा, प्रतीप का मतलब विपरीत वाली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए Kc क्या होगा। तो देखिए टेम्परेचर हमको दे दिया 1000 केल्विन, Kc की वैल्यू है 6.3 × 10⁻14। ये साम्य स्थिरांक Kc है, और रिएक्शन हमारी क्या है, NO गैस है, O3 गैस है, इक्विलिब्रियम का साइन, NO2 गैस प्लस O2 गैस। Kc फॉरवर्ड प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है NO2 गैस प्लस O2 गैस अपान इधर क्या है NO गैस और O3 गैस। तो ये Kc की वैल्यू दिया है 6.3 × 10⁻14, हमने वैल्यू रख दिया। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अगर बैकवर्ड की बात हो रहा है, कह रहा प्रतीप अभिक्रिया के लिए Kc निकालना, यानी बैकवर्ड के लिए। देखिए इस रिएक्शन के लिए दिया है और इसका उल्टी वाले के लिए पूछ रहा है, तो जायज सी बात है कि इसका जितना है इसका उल्टा कर देंगे, तो ये ऊपर है तो 1/, इतना कर देंगे, तो वही आंसर होगा। तो देखिए जब पूरी रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो जो उत्पाद था वो अब अभिकर्मक हो गया, जो अभिकर्मक था वो अब उत्पाद हो गया, उलट गया पूरा। तो Kc इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा, तो NO और ये O3 की सांद्रता अपान NO2 और ये O2 की सांद्रता। इसके देखिए एकदम उल्टा है, इसमें NO2 O2 नीचे है, इसमें NO2 O2 ऊपर है, इसमें NO3 ऊपर है, इसमें NO3 नीचे है। इसका एकदम उल्टा है यानी 1/Kc लिख सकते हैं, तो 1/Kc लिख दिया। इसका उल्टा क्या होगा 1/Kc, तो ये आ गया 1/6.3 × 10⁻14, तो ये आ गया 1.59 × 10⁻−15। अतः प्रतीप यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए उल्टी अभिक्रिया के लिए Kc बराबर 1.59 × 10⁻−15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हमसे कि साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय बताइए कि शुद्ध द्रवों एवं ठोसों को उपेक्षित क्यों किया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अभी चला आता रहा है उसी को जो है हम समझ रहे हैं कि वहाँ पर एक एक लिख देंगे, हम अभी जो बताए हैं क्यों लिख देंगे पता चलेगा। तो देखिए शुद्ध ठोस के लिए क्रिया द्रव्यमान स्थिर होता है, यदि शुद्ध द्रव अधिक मात्रा में है तब इसका क्रिया द्रव्यमान भी स्थिर होता है, यानी एक्टिव मास, मतलब कितना द्रव्यमान इसका एक्टिव है। तो ठोस और लिक्विड के लिए ये स्थिर होता है, दोनों कारणों से क्रिया द्रव्यमान एक लिया जाता है।
तो इस वजह से चूंकि एक्टिव मास इनका स्थिर होता है, क्रिया करने वाला जो द्रव्यमान है वो स्थिर होता है, इसलिए इनकी जगह हम 1 1 रखते हैं। तो शुद्ध ठोस हो और शुद्ध द्रव हो तो इनके लिए ठोस और गैस द्रव के लिए एक्टिव मास कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है। तो मोलर सांद्रता क्या होगी? पदार्थ के मोल बटे पदार्थ का आयतन। जाहिर सी बात है कि कंसंट्रेशन यानी सांद्रता मोल पर लीटर में होती है, तो मोल पर लीटर लिया जा रहा है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा कि शुद्ध ठोस है तो उसका 1 हो गया, शुद्ध द्रव का 1 हो गया। एक्टिव मास यानी जितना मास एक्टिव है। तो आप देखिए क्या होगा कि मोलर सांद्रता हमारी क्या होती है? मोलर सांद्रता का मतलब मोल कितने हैं विलेय के यानी सॉल्यूट के लीटर में, तो मोल पर लीटर, तो मोल बटे आयतन, तो पदार्थ के मोल बटे पदार्थ का आयतन। तो ये हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन गुणे पदार्थ का 1 में आणविक द्रव्यमान। क्योंकि मोल जो होता है, हमने पहला चैप्टर जब पढ़ाया था एनसीईआरटी का, तो आप लोगों को बताया था N = W/m, यानी मास अपान मोलर मास, यानी पदार्थ का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान इसी को बोलते हैं, या मालिक्यूलर मास। तो वही यहां पर कर दिया, तो यह आ गया पदार्थ का घनत्व बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये फार्मूला होता है। तो इसी की जगह घनत्व लिख दिया, और ये द्रव्यमान नीचे रहेगा तो आणविक द्रव्यमान नीचे हो गया। तो वही कह रहा है कि स्थिर ताप पर पदार्थ का घनत्व स्थिर रहता है और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान स्थिर रहता है, अतः मोलर सांद्रता स्थिर रहती है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, इसको बहुत अच्छे से समझना है ताकि हमारे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है N2 एवं O2 के मध्य निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या होती है? 2N2 गैस प्लस O2 गैस से 2N2O गैस बन रही है। तो कह रहा है कि यदि एक 10 लीटर के पात्र में 0.482 मोलर N2 एवं 0.933 मोलर O2 रखे जाएं तथा एक ताप जिस पर N2O बनने दिया जाए, तो साम्य मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। Kc की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻37। तो यहां पर देखिए N2 के मोल दे दिया है, O2 के मोल दे दिया है, पात्र का आयतन दे दिया है, Kc दे दिया है, और N2O के मोल हमसे पूछ रहा है। तो क्रम से हम लोग करते चले जाएंगे। तो यहां पर देखिए रिएक्शन हमने लिखा 2N2O प्लस O2 गैस, इक्विलिब्रियम का साइन 2N2O गैस। अब देखिए प्रारंभ में इनिशियल में जितना था ये इतना वो था तो उतना है। अब जब प्रारंभ हुआ तो इक्विलिब्रियम जब अभी आया ही नहीं तो क्या होगा? ये सब 0 0 होंगे, क्योंकि रिएक्शन में अभी ये बना ही नहीं, तो प्रारंभ में 0 होगा। अब देखिए अगर ये यक्स मान लिया जाए, ध्यान दीजिए, अगर हम इसे यक्स मान लें, अब यहां पर गणित लगाइएगा बहुत सही बैठेगा। अगर हम इसको यक्स माने तो जैसे बात है कि ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, इसका ये आधा है, तो इसलिए जब ये बनेगा तो इसका कितना कम होगा? इसका आधा कम होगा, क्योंकि ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। तो अगर ये यक्स बनेगा तो ये कितना कम होगा? x/2 कम होगा, x/2 कम होगा। तो इस वजह से माइनस में x/2 किया गया है यहां पर। अब देखिए आगे समझिए। अब आगे ये है कि यहां पर देखिए 2 मोल है, यहां भी 2 मोल है, मतलब ये जितना बनेगा उतना ही ये टूटेगा। तो अगर हम इसे यक्स मानेंगे तो यक्स ये बनेगा तो ये यक्स घटेगा, तो इसलिए यक्स घटाया गया। ये गणित अगर आप लोग समझ गए तो गलत नहीं होगा।
तो ये कितना हुआ साम्य अवस्था में 0.482 माइनस एक्स, ये कितना हुआ साम्य अवस्था पर 0.933 माइनस एक्स बाई 2, और ये कितना हुआ यक्स। तो जहाँ यक्स मोल संख्या N2 के लिए, हम यक्स बाई 2 मोल संख्या O2 के लिए। तो आणविक सांद्रता अब अगर हमें निकालना हो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, तो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए हमारे मोल है और सांद्रता जो है वो मोल पर लीटर में निकालते हैं। तो मोल तो इतने हो गए और लीटर कितने हैं 10, तो इतना बटे 10, इसीलिए इसी तरह इसमें इतना बटे 10 और इसमें यक्स बटे 10। तो ये देखिए इसके मोल N2 के कितने होंगे 0.482 माइनस एक्स बटे 10 साम्य अवस्था पर। क्यों? मोल पर लीटर में मोल इतने हैं, लीटर 10 है, और मोल पर लीटर में ही सांद्रता यानी कंसंट्रेशन लिखते हैं। अब देखिए आगे क्या है 0.933 माइनस एक्स बाई 2, ये बटे ये भी 10 लीटर, मोल पर लीटर में 10 लीटर दिया है तो बटे 10, ये भी x बटे 10 हो जाएगा। ये सब का है, ये N2 का है, ये O2 का है और ये N2O का है। अब ध्यान दीजिए साम्य अवस्था पर सांद्रताएं स्थिर होती हैं, यानी जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतने टूट के रिएक्टेंट भी बन रहा है, तो इसलिए सब की सांद्रताएं बराबर का निशान लगा करके लिखी गई हैं। अब क्योंकि Kc बराबर 2 × 10⁻37 का मान कम है, -37 मतलब बहुत कम है, अर्थात N2MO2 के लिए x का मान कम है। -37 Kc जितना ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट की ओर रिएक्शन जाने के चांस ज्यादा होते हैं, हमने NCERT में पढ़ा। तो ये चूंकि बहुत कम है 10⁻37 यानी Kc बहुत कम है, तो इनके उत्पाद की बजाय अभिकर्मक के ज्यादा होने के चांस। तो वही कह रहा है कि चूंकि Kc की कमान कम है, अर्थात इसका अर्थ है कि N2MO2 के लिए x का मान कम है, यानी टूटने की मात्रा कम है। ये टूटने वाली मात्रा है, टूट करके उत्पाद बनने की मात्रा कम है। अतः साम्य अवस्था में N2 बराबर कितना होगा, लगभग इतना ही होगा। अगर x बहुत कम टूट रहा है तो हम लगभग इतने लिख सकते हैं, ताकि हमको सॉल्व करके आंसर निकालने में आसानी रहे। इतना कम है x की जरा सा परिवर्तन होगा, तो उससे हमारे आंसर में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो देखिए N2 को इतना ही मान लिया, 0 पॉइंट ये इतना, तो ये -x न घटा के इसी में 10 का भाग दिया, तो 0.0482 मोल पर लीटर। इसी प्रकार से O2 के लिए भी देखिए, इतने में 10 का भाग दिया, इसको हटा दिया तो 0.10 और इधर बढ़ जाएगा, 0.933 मोल पर लीटर। अब N2O बराबर क्या होगा 0.1x, तो Kc बराबर क्या होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इतना है, ये जो निकल के आया, और रिएक्टेंट ये दोनों है, तो प्रोडक्ट 0.1x और कितना है 2 मोल है, तो जो मोल होगा वो स्क्वायर में जाता है, तो स्क्वायर में चला गया। अपॉन N2 कितना है 2 है, तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, तो ये 0.0482 का स्क्वायर। और O2 में कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसमें कोई स्क्वायर नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 0.0932 ये जो निकल के आया है मोल पर लीटर में सांद्रता, उसमें कोई स्क्वायर नहीं, ये आ गया 2 × 10⁻³ से। ये कैसे निकल के आया है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये x² बराबर आ गया 43.4 × 10⁻40। अब ये x आ गया सॉल्व करने पे 6.6 × 10⁻20। अतः यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत लिखा है, ये N2O होना चाहिए, तो N2O हमारा कितना है 0.1x है,
तो यक्स हमारा निकल करके इतना आया है 6.6 इंटू 10⁻⁻20। तो N2O हो जाएगा 0.1x। तो यक्स की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻21। अब N2 कितना हो जाएगा? N2 हमारा N2 देखिए 0.0482 है N2। तो ये इतना ही हो जाएगा क्योंकि N2 देखिए ये है, इसमें 10 का भाग देंगे तो ये आया, और यक्स बहुत कम है तो अगर -x करेंगे तो वैल्यू में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 10⁻−20 है तो इसको नहीं घटाया गया। इसी प्रकार O2 में भी देखिए ये बहुत बड़ा अंतर नहीं डाल पाएगा, इसलिए इसको भी हटा के इतना लिखा गया था तो ये इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये उतना ही है। एवं N2O में क्या होगा कि इसको देखते हैं N2O तो ये लिख ही लिए 6.6 इंटू 10⁻21, क्योंकि ये 0.1x था तो इसका गुणा होगा तो 20 की जगह ये -21 हो जाएगा। तो इस प्रकार N2, O2 और N2O सब के कंसंट्रेशन यानी सांद्रता हम लोग निकाल लिए। अब अगला क्वेश्चन 9 आ जाता है। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।